मुंबई की चहल पहल वाली गलियों में कई राज छुपे हैं। ये गलियां जो कभी जीवन से भरी रहती थीं, अब अपने भीतर एक गहरा इतिहास समेटे हुए हैं। यहाँ की हर ईंट, हर मोड़ एक कहानी कहता है। ग्लैमर और चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भरा इतिहास है। मुंबई की चमक धमक के पीछे छुपा है एक ऐसा अतीत जो आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का कारण बनता है। ये कहानी है मुंबई माफिया की, जो कभी शहर में एक ताकतवर ताकत हुआ करता था। 1960 और 70 के दशक में मुंबई माफिया का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उनके पास ताकत थी, पैसा था और सबसे बढ़कर उनका डर था। बंदरगाह से लेकर बॉलीवुड तक सब पर उनका कब्जा था। मुंबई का हर कोना, हर व्यवसाय उनकी पकड़ में था। वे सिर्फ अपराधी नहीं थे, वे इस शहर के अनौपचारिक शासक थे। आज उनकी मौजूदगी बस एक फुसफुसाहट है, एक याद जो वक्त के साथ धुंधली पड़ती जा रही है। समय के साथ उनकी ताकत और प्रभाव कम हो गया। अब वे सिर्फ कहानियों और यादों में बचे हैं। इस अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का क्या हुआ? ये कैसे उभरा और क्यों इसका पतन हुआ? क्या कारण थे जो इस ताकतवर माफिया को खत्म कर गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उनके इतिहास में झांकना होगा। हमें उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया और फिर उसे मिटा दिया। पुलिस की छापेमारी, अदालतों में मुकदमे और कानून के सख्त होते नियमों ने इस माफिया को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उनके साम्राज्य की नींव हिलने लगी। आज का मुंबई एक नया शहर है जो अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस शहर की गलियों में आज भी वो कहानियां गूंजती हैं जो कभी इस माफिया के आतंक से भरी थीं। मुंबई माफिया को समझने के लिए हमें इसके संस्थापकों से मिलना होगा। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार, ये थे उनके नाम। ये तीनों लोग साधारण शुरुआत से मुंबई अंडरवर्ल्ड के निर्विवाद बादशाह बने। उन्होंने तस्करी, जुआ और जबरन वसूली पर अपने साम्राज्य बनाए। उनसे लोग डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। उनके नाम धीमी आवाज में लिए जाते थे। 1950 के दशक में बॉम्बे एक उभरता हुआ शहर था। यह शहर अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। यहाँ की सड़कों पर हर समय भीड़ रहती थी और हर कोने पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता था। लेकिन नियमों के जाल ने इसकी तरक्की रोक दी थी। सरकारी दफ्तरों में कागजी कार्यवाही और लालफीताशाही ने व्यापारियों और आम जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। हर काम के लिए लंबी कतारें और इंतजार आम बात थी। आयात कर बहुत ज्यादा थे, जिससे काला बाजार फल फूल रहा था। बंदरगाह पर हर दिन हजारों टन सामान आता था, लेकिन ऊंचे करों के कारण बहुत सा सामान चोरी छिपे बाजार में पहुंचता था। ये माफिया के लिए बिल्कुल सही जगह थी। अंधेरी गलियों में होने वाले सौदे और छुप छुप कर की जाने वाली गतिविधियां आम हो गई थी। माफिया के लोग हर जगह फैले हुए थे और उनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। तस्करी उनके लिए दौलत और ताकत का रास्ता बन गई। वे लोग जो पहले मामूली काम करते थे, अब बड़े बड़े सौदे करने लगे थे। तस्करी के जरिए उन्होंने अपार संपत्ति और शक्ति हासिल की। सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर विदेशी सिगरेट तक वो सब कुछ लाते थे। इन वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा थी और ये लोग इस मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। पुलिस उनके आगे कमजोर थी और उनके दांव पेचों का मुकाबला नहीं कर पाती थी। पुलिस की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं और माफिया का दबदबा बढ़ता जा रहा था। पुलिस की हर कोशिश के बावजूद माफिया के लोग हमेशा एक कदम आगे रहते थे। बॉम्बे की रातें भी इस तस्करी से अछूती नहीं थी। क्लबों और बारों में होने वाली पार्टियों में भी तस्करी का सामान धड़ल्ले से बिकता था। यहाँ की रंगीन रातें और चमक धमक माफिया के लिए एक और मौका थी अपनी पकड़ मजबूत करने का। शहर के उच्च वर्ग के लोग भी इस तस्करी के जाल में फंसे हुए थे। वे लोग जो समाज में ऊंचे पदों पर थे, वे भी इस अवैध व्यापार का हिस्सा बन चुके थे। उनके लिए यह एक आसान तरीका था अपनी संपत्ति बढ़ाने का। बॉम्बे के बाजारों में हर जगह तस्करी का सामान बिकता था। सड़क किनारे के दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक हर कोई इस अवैध व्यापार में शामिल था। ये शहर सचमुच तस्करों का स्वर्ग बन चुका था। करीम लाला, एक पठान, ने अपना साम्राज्य बंदरगाह से शुरू किया। 1940 और 1950 के दशक में मुंबई का बंदरगाह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। करीम लाला ने इस अवसर का लाभ उठाया और बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। सामानों की आवाजाही पर उसका नियंत्रण था और मजदूर उसकी बात मानते थे।
करीम लाला ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और धीरे धीरे वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख चेहरा बन गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। हाजी मस्तान एक तमिल मुस्लिम तस्करी के धंधे में आगे बढ़ता गया। 1960 और 1970 के दशक में हाजी मस्तान ने सोने, विदेशी सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से अपनी पहचान बनाई। वह अपने समय का सबसे बड़ा तस्कर बन गया और उसकी धाक पूरे शहर में थी। वो अपनी रईसी और रिश्तों के लिए जाना जाता था। हाजी मस्तान ने अपनी तस्करी की कमाई से आलीशान घर और महंगी गाड़ियां खरीदी। वह फिल्मी सितारों और राजनेताओं के साथ अपने संबंधों के लिए भी मशहूर था। उसकी जीवन शैली ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया था। वरदराजन मुदलियार एक तमिल हिंदू शहर के जुए के अड्डों और शराब के धंधे पर राज करता था। 1970 और 1980 के दशक में वरदराजन ने मुंबई के जुए और शराब के अड्डों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। वह अपने कठोर अनुशासन और सख्त नियमों के लिए जाना जाता था। वो एक बेरहम आदमी था जिसकी क्रूरता से लोग डरते थे। वरदराजन की क्रूरता और उसकी सख्त नीतियों ने उसे एक खतरनाक व्यक्ति बना दिया था। लोग उसकी क्रूरता से इतना डरते थे कि उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उसकी कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक काली छाया है। माफिया के शुरुआती दिनों में एक नाजुक शांति थी, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिकी। जैसे जैसे उनके साम्राज्य बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। दुश्मनी खूनी गैंगवार में बदल गई। मुंबई की सड़कें जंग का मैदान बन गई। हिंसा को रोकने में पुलिस बेबस दिख रही थी। शहर दहशत में जी रहा था क्योंकि बेगुनाह लोग इस लड़ाई में फंस रहे थे। गैंगवार की राख से एक नया सरगना उभरा, दाऊद इब्राहिम, बेरहम और महत्वाकांक्षी। उसने अपने दुश्मनों को खत्म करके जल्दी ही अपनी ताकत मजबूत कर ली। उसकी डी कंपनी आतंक का दूसरा नाम बन गई। नशीले पदार्थों की तस्करी उसका सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा बन गया। उसने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से संबंध बनाए। 1993 के मुंबई बम धमाके उसके आतंक के राज की चरम सीमा थी। मुंबई बम धमाके एक मोड़ साबित हुए। भारी दबाव में सरकार ने आखिरकार कार्रवाई की। माफिया को निशाना बनाने के लिए विशेष इकाइयां बनाई गईं। पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दाऊद इब्राहिम और उसके साम्राज्य पर जाल कसने लगा। वो देश छोड़कर भाग गया और भारत का सबसे वांछित अपराधी बन गया। दाऊद के जाने के साथ मुंबई माफिया की शहर पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी। गैंगवार थम गई। जबरन वसूली के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। फिल्म इंडस्ट्री ने अंडरवर्ल्ड के प्रभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। संगठित अपराध की घुटन वाली पकड़ से मुक्त होकर मुंबई ने फिर से सांस ली। शहर की रूह हालांकि जख्मी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। मुंबई माफिया के पतन का शहर पर गहरा असर पड़ा। व्यवसाय बिना किसी डर के चलने लगे। बॉलीवुड फलता फूलता रहा। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में बनती रही। रियल एस्टेट का बाजार तेजी से बढ़ा। मुंबई अपनी अंडरवर्ल्ड वाली छवि को छोड़कर एक वैश्विक शहर में बदल रहा था। माफिया के भूतकाल की यादें बनी रहीं, एक अंधेरे दौर की याद दिलाती रही, लेकिन शहर एक उज्जवल भविष्य की ओर देखने के लिए दृढ़ था।